साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज इस अंक में हमारा चर्चा का विषय है शीतकाल में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा। और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमा कुमरे जी, जो कि अतिरिक्त उप संचालक संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल में कार्यरत हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, हमारे साथ सफल कृषक हैं गजराज सिंह जी वर्मा, जो कि ग्राम कुलांसकला, तहसील सीहोर, जिला सीहोर से है। गजराज जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, सर्दियों के मौसम में देखा गया है हमारे पशुपालक किसान भाई कई बार पशु खुले में बंधते हैं तो ठंडी हवा आती है जिससे पशु बीमार हो जाते हैं। तो किस तरीके की सावधानी या ध्यान रखा जाए, जानना चाहेंगे। जी जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी दिसंबर अंतिम दिनों में चल रहा है और तापमान न्यूनतम स्तर पर अभी इस समय पूरे मध्य प्रदेश में है। तो जिस प्रकार हम अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे अपने पालतू पशुओं और दुधारू पशुओं का और साथ ही साथ में घर के जो छोटे पालतू पशु, उन सभी का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे पशु के शरीर का तापमान भी जो उनके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है उतना बना रहे। जो 8 या 10 डिग्री टेम्परेचर की जो हवाएं हैं वो अपना हमारे पशु के सीधे संपर्क में ना आए। साथ ही साथ जो हम अपने पशुओं को पीने का पानी दे रहे हैं वो हल्का गुनगुना गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान रखा जाना और इस ऋतु में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। मैम, सर्दियों के मौसम में जैसे कई रोगों के चर्चा आती है कि मुंह पका, खुर पका, थनेला, इस टाइप के रोग हो जाते हैं। तो क्या ये किसी विशेष मौसम में होते हैं और क्या इनके लिए पहले से कोई टीका का काम किया जा सकता है? जी जैसा अभी आपने जो दुधारू पशुओं में रोग होता है खुरपका व मुंह पका, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में एफएमडी कहते हैं, उसका जिक्र किया। एफएमडी जो है ये एक वायरल रोग है और संक्रामक रोग है। जैसा कि सर्दियों में जो पालतू पशुओं की आदत होती है या उनका स्वभाव है कि वो झुंड बनाकर रहते हैं और आपस में, तो अगर इसमें से कोई एक भी पशु इस संक्रमित वायरस से ग्रसित होता है तो यह संक्रमण अधिक तीव्रता से बाकी पशुओं में फैलने की संभावना रहती है। और जैसा कि हम पशुपालन विभाग की तरफ से विभिन्न रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्यक्रम लगातार चलाते आ रहे हैं, उसी क्रम में जो राष्ट्रीय रोग पशु नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में एफएमडी का फ्री वैक्सीनेशन हमारे पशुपालन विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। कई बार ये देखा गया है कि पशुपालक किसान भाई जिस जगह पशु बंधता है वहाँ गीला रहता है, तो क्या इसका रोग से विशेष? जी जैसा गंदगी और जो सीलन है उससे चाहे जीवाणु हो या रोगाणु, सभी तरह के रोग फैलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ऐसे जो गंदगी वाला जो फर्श है या जहां नमी बनी हुई है वहां पे ये वायरस अधिक दिनों तक संक्रमित अवस्था में पड़ा रहता है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि हमारे किसान भाई कई बार ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि गौशाला के अंदर जो गीला रहता है असल बीमारी की जड़ वही होती है, क्योंकि जब संक्रामक वहाँ मौजूद होते हैं छोटे बैक्टीरिया तो वो कई पशुओं में बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि उस जगह को हमें निरंतर सफाई रखनी है, सूखा रखना है। गजराज जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जैविक खेती कब से प्रारंभ की और कितने क्षेत्र में आप ये कर रहे हैं अभी, थोड़ा बताइए। मैंने लगभग 16 वर्ष पहले जैविक खेती करना प्रारंभ किया जी, और मैं 15 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। और जैविक खेती करने के साथ साथ उसको जो भी अनाज उत्पाद करता हूँ, जैसे हल्दी है, चावल है, गन्ना है, तो उसकी प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट तक पहुँचाता हूँ। तो ये अभी आपने मतलब पशुपालन के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है या किस तरीके से? अभी आप थोड़ा डिटेल में जैविक खेती करने के लिए पशुपालन तो अति आवश्यक है,
क्योंकि गोबर और गौमूत्र नहीं रहेगा तो जैविक खेती करना बहुत संभव बढ़िया। नहीं है। तो जैविक खेती करने के लिए गोबर और गौमूत्र की अति आवश्यकता रहती है। और साथ में उसको मैंने प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल रखा उसी के साथ ही। तो जो जैविक खेती कर रहा हूँ, जो भी अनाज उत्पाद होते हैं उसका पहले मार्केट में बेचते थे तो सही रेट नहीं मिल पाता था। अब उसको मैं प्रोसेसिंग करके कस्टमर तक पहुँचाता हूँ। तो मेरे जो रेट रहते हैं, रेट जो मैं निर्धारित करता हूँ उसी रेट के अनुसार रेट जी मिलता बिल्कुल। है। साथियों, देखा आपने, गजराज जी से हमें जानने को मिला कि ये सिर्फ केवल उत्पादन पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उत्पादन के साथ साथ में उत्पादों का वैल्यू एडिशन व उनको किस तरीके से मार्केट में बेचा जाए, इस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं। और आपकी चीज़ें जैविक है, हाथों हाथ बिकेगी। मैम, आपसे सवाल है हमारा, पशुपालन में आहार प्रबंधन सबसे अहम कड़ी है, तो किस तरीके से संतुलित आहार पशु को दिया जाना चाहिए, इसकी क्या मात्रा है दुधारू पशु को, और क्या इसको घर पे बनाया जा सकता है? जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि दुधारू पशुओं के लिए आहार बिल्कुल बेसिक सी आवश्यकता है। आहार जिस तरह से हमारे पशुओं को हमको दूध उत्पादन चाहिए, उस तरह से संतुलित आहार दिया जाना, उचित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा, खली चूनी, और साथ ही साथ में जो सॉल्ट होता है, मिनरल मिक्सचर का इसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो हमको अपने दुधारू पशुओं के जो आहार है उसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो आजकल रेडीमेड सुदाना आता है, या जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैलेंस्ड राशन मार्केट में अवेलेबल है, इनका चलन दिन प्रतिदिन बढ़ा है। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों को मैं देखती हूँ आजकल, तो साइलेज मेकिंग पर भी हमारे मध्य प्रदेश में चलन बढ़ा है। और साइलेज एक बहुत अच्छा विकल्प है जिससे हमारे पशुपालक बंधु अपने दुधारू पशुओं को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करा। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारा विषय है शीतकाल में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा। और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उमा कुमरे जी, जो कि अतिरिक्त उप संचालक संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल में कार्यरत हैं। और हमारे साथ में सफल कृषक है गजराज जी वर्मा, जो कि ग्राम कुलांसकला, जिला सीहोर से हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, इस पे मेरा एक स्पेसिफाइड सवाल है कि जैसे कई बार किसान भाई देखा गया है कि दूध वाले पशु को भी और जो दूध ना देता है पशु, उनको भी एक जैसा दाना खिलाते हैं, तो प्रति लीटर पे कितने दाने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं ये स्पेसिफिक इसका बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि प्रति 1 लीटर दूध पर कम से कम जो है 2 से 2.5 जो केजी है वो कॉन्सेंट्रेट यानी दाना दिया जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसी मात्रा में उसको हरा चारा और सूखा चारा दिया जाना चाहिए। पीने का पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए, तथा साथ ही साथ साल में अगर 2 बार आप अपने पशुओं का कृमिनाशन घोल से उपचारित करते हैं तो आपके पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। जी साथियों, अभी आपने चर्चा में सुना कि हमें संतुलित मात्रा में ही दाना देना है, क्योंकि अगर आप दाने की मात्रा को संतुलित नहीं देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पशुपालन में लागत भी ज़्यादा आएगी और उस हिसाब से आपको दुग्ध उत्पादन में लाभ नहीं मिलेगा। तो आप एक संतुलित मात्रा में ही दाना खिलाएं। मैम, पशु पालन में पशु गणना का बहुत ज़ोर शोर से काम किया जा रहा है, तो कितनी महत्वपूर्ण है पशु गणना हमारे लिए और इसमें क्या चीज़ें जानने को मिलती है? जी,
जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी लगभग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 21वीं पशु संगणना का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 6000 कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और हमारे जो विभागीय प्रगणक हैं वो घर घर जाकर प्रत्येक घर से जो दुधारू पशु है उसका विवरण उठा रहे हैं। तो ये जो पशुगणना है ये आर्थिक और सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा कराई जा रही है। केवल गाय भैंसों की गणना है या और कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? पशुगणना में हम सभी तरह के लगभग 16 नस्लों के पशुधन की गिनती कर रहे हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरियां, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, इस तरह से पूरे भारतवर्ष में 16 नस्लों पर पशु संगणना का काम संचालित है। और यही वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर पशुधन संबंधी योजनाएं या हितग्राही मूलक योजनाओं का आगे निर्माण किया जाना है। तो पशुपालकों से ये आग्रह है कि जब भी पशुपालन विभाग से आपके घर प्रगणक सही जानकारी लेने आए तो हम उनको अपने पशुधन की सही जानकारी उपलब्ध कराएं और साथ ही हम उससे रिलेटेड जो अन्य जानकारी है वो भी सही दें। साथियों, आपने जाना जिस प्रकार से हमारी जनगणना होती है, पशु की भी जनगणना की जा रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम इसमें पूरा सहयोग करें, क्योंकि जब सरकार के पास में पशु का व्यवस्थित आंकड़ा होगा तो हमारे लिए लाभकारी योजना बनाने में भी लाभ मिलेगा। मैम, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जब से किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया गया है, पशुपालन क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है जी। पर हमारे भारत देश में बड़े पैमाने पे सीमांत कृषक भी रहते हैं, तो इनके लिए कोई विशेष योजना है क्या जो छोटे किसानों के लिए भी हो, या लार्ज स्केल पे जो 100-200 दुधारू पशु के लिए फार्म चल रहे हैं? तो ये योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, पशुपालन विभाग में एक तो हितग्राही मूलक योजनाएं मुख्यतः हैं, जिनमें हमारे ऐसे किसान बंधु, ऐसे पशुपालक बंधु जिनके पास गाय हैं, वो एक देसी उन्नत नस्ल का बैल चाहते हैं, सांड चाहते हैं, तो हमारे यहाँ देसी गौ सांड वितरण कार्यक्रम संचालित है। इसी तरह से मुर्रा भैंस सांड के लिए भी हमारे यहाँ समुन्नत योजना संचालित है। अगर कोई पशुपालक बंधु जिसके पास 8 से 10 बकरियां हैं और वो एक जमुनापारी बकरा चाहते हैं, तो जमुनापारी बकरा प्रदाय, इस तरह से हमारे यहाँ पशु प्रदाय की अन्य योजनाएं अलग अलग तरह के हितग्राहियों के लिए संचालित है। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारा विषय है शीतकाल में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा। और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उमा कुमरे जी, जो कि अतिरिक्त उप संचालक संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल में कार्यरत हैं। और हमारे साथ में सफल कृषक हैं गजराज जी वर्मा, जो कि ग्राम कुलांसकला, जिला सीहोर से हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीण स्तर में युवाएं किस तरीके से इन नई तकनीकों को अपनाकर नए नए उद्योग स्थापित करें, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। जैसे छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट डाल के, हाँ। जैसे अन्य जगह व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, उससे अच्छा अपने घर पे प्रोसेसिंग यूनिट डालिए, आटे की डालिए, तेल की डालिए, मसाले की डालिए, बहुत सारी। और मार्केट तो धीरे धीरे मिल जाएगा। आप अच्छी क्वालिटी बना के देंगे तो मार्केट की कोई समस्या नहीं रहेगी। बस क्वालिटी पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट तो अपने आप स्वयं मिल जाएगा। रोजगार की कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने पास जमीन है, सब कुछ है, तो अपने को रोजगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गजराज जी, जैसे हमने जाना कि आप कच्ची घानी प्रोसेसिंग यूनिट रन करते हैं, तो आपने कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया था या मशीन कहाँ से परचेज की, किस विभाग के माध्यम से आपने ये प्रोजेक्ट लिया है?
सबसे पहले तो मेरे को खुद को और मेरे परिवार को शुद्ध तेल खिलाना था, शुद्ध भोजन खिलाना था। तो सबसे पहले मशीन मैंने अपने परिवार के लिए ढूंढी, फिर धीरे धीरे उसको धीरे धीरे मार्केट बना दिया गया। आज वो बहुत बड़े स्तर पे मार्केट बन चुका है। आज मैं प्रतिदिन 1000 लीटर तेल तैयार कर रहा हूँ, अचार तैयार कर रहा हूँ, कच्ची हल्दी का, आम का, लहसुन का अचार है, और मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। तो शहद के में भी काफ़ी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी वो कर रहे हैं, तो उससे हमारे परिवार भी स्वस्थ है और जो सामग्री हमसे लोग ले रहे हैं वो भी खा के स्वस्थ रह रहे हैं। जैविक उत्पादन का ये आपके खुद की जमीन में करते हैं या कोई टीम के साथ या किसी समूह समिति के माध्यम से ये काम कर रहे हैं? 15 एकड़ में तो मैं खुद की जमीन में कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे जैविक किसान जुड़े हुए हैं। कोई सरसों की खेती कर रहा, कोई गन्ने की खेती कर रहा, ऐसे बहुत सारे पूरे मतलब समूह में कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ जी, पूरे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए किसान हैं। तो जो भी उनको, क्योंकि उनके उत्पाद भी बेचना अपनी जवाबदारी रहती है, तो उनके द्वारा जो भी उत्पाद उगाए जाते हैं उसका उनसे मार्केट नहीं हो पाता है, तो उसका मार्केट मैं करता हूँ। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि गजराज जी केवल स्वयं ही ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समूह और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ मिलकर ये अपने उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग की भी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और किसानों की आय को बिल्कुल दुगना कर रहे हैं। मैम, हम जानना चाहते हैं कि कृषक उत्पादक संघ या कोऑपरेटिव समितियों के माध्यम से जो सीमांत कृषक हैं, ये किस प्रकार से नए तरीके अपनाकर पशुपालन या इस प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं? जी, ये एक और बहुत अच्छा विषय है कि किस तरह से किसान उत्पादक समूह एफपीओ या एसएसजी के माध्यम से हम संगठित क्षेत्र का पशुपालन उद्यमिता बढ़ाएं। जैसा कि हम सभी समझते हैं कि भारत गांव का देश है और हमारा जो मार्जिनल किसान है, अगर वो आपस में संगठित होता है, 30 किसान 300 किसान आपस में मिलते हैं और एक साझा व्यवस्थित ढांचा अगर हम पशुपालन का तैयार करते हैं, तो वित्त प्रवाह में आपको बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं, शासकीय अनुदानों में आपको फायदा हो जाती है। जैसे बैंक आपका रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करता है, तो जब आपके साथ 300 किसान जुड़े होते हैं तो आपका मॉर्गेज का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। नाबार्ड जैसे जो बैंक हैं या राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, इसमें एफपीओस और एसएसजी के लिए अलग से उद्योग है और इसमें जाकर आप 1 करोड़ तक का प्रतिष्ठान अपने गांव में अपने आपस के लोगों के साथ व्यवस्थित होकर संधारित कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, इसमें कुछ छोटे किसान जैसे पशुपालन के क्षेत्र में उनका बजट अगर कम है तो बकरी पालन का विशेष करना चाहते हैं, तो उनको कैसे मार्गदर्शन देना चाहिए आप? राष्ट्रीय पशुधन मिशन में स्पेशली गोट्री बकरी पालन के लिए एक अलग से सेक्टर व्यवस्थित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें जो अधिकतम सब्सिडी है उसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तो अगर हमारे किसान बंधु, पशुपालक बंधु राष्ट्रीय पशुधन मिशन में व्यक्तिगत तौर पे या स्व सहायता समूह के तौर पर या एफपीओ के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो 25 लाख तक का अनुदान भारत सरकार के द्वारा इन ऐसे पशुपालकों के लिए रखा गया है। ये योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, एनएलएम जिसको हम कहते हैं, और ये हमारे पशुपालन विभाग की साइट पर जाकर आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उपबंध में इस सारा विवरण को देख सकते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि पशुपालन विभाग की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पशुपालन क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमें बिल्कुल यकीन है कि इस जानकारी का हमारे किसान भाई बिल्कुल लाभ उठाएंगे। गजराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपके यहाँ आके सीखते हैं, सहयोग करते हैं, या किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? ये काफ़ी युवाओं को रोजगार भी दे रखा है मैंने, और काफ़ी प्रशिक्षण के लिए आते हैं, तो उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। जैसे कच्ची घानी है या मसाले उद्योग है या जैविक खेती करने का, तो काफ़ी मैं लगभग हफ्ते में 3 दिन घर पे रहता हूँ, तो काफ़ी युवा आते हैं, उनको मैं प्रशिक्षण देता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आप कहीं भी, आपको रोजगार की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं अपनी ज़मीन में रोजगार करिए और यहाँ से उगाया गए उत्पाद को आप स्वयं मार्केट तैयार करके मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो ये मैं काफ़ी युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए बात करता हूँ। गजराज जी, तो साथियों देखा आपने, गजराज जी केवल स्वयं ही नहीं बल्कि उनके गांव के नौजवानों को भी प्रेरणा देते हैं और वो चाहते हैं कि क्षेत्र में उनके जैसे उद्यमी बन के आए
और अपनी आय को बढ़ाएं और क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार पैदा करें। मैम, ऐसा हम चलते चलते पशुपालन में टिप्स जानना चाहेंगे जो शायद सवाल को छूट गए हों, तो संक्षिप्त में। अभी समसामयिक पशुपालन के विषयों में सबसे पहले तो अपने पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनके खान पान का ध्यान रखेंगे। अपने पशुओं को ठंडी हवा के संपर्क से बचाएं। साथ ही साथ जो हमारे नवजात बछड़े और गाभिन गायें हैं उनको थोड़े गर्म स्थान पे बांधने और उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल की व्यवस्था करेंगे। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, पूरे मध्य प्रदेश में पशु संगणना संचालित है और जो ही पशुपालन विभाग की तरफ से प्रगणक हमारे आपके द्वार पर आते हैं तो अपने पशुओं की सही जानकारी लें। बिल्कुल मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली और बिल्कुल हमारे किसान भाई इन जानकारियों का लाभ उठाकर बिल्कुल पशुपालन क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतेंगे और किस प्रकार से उन्हें पालन करना चाहिए, एक संतुलित मात्रा में आहार किस तरीके से देना चाहिए, रोगों से बचाव, टीकाकरण इत्यादि के बारे में जाना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गजराज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे युवा किसान भाइयों को दी। बिल्कुल आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आपसे सीखकर हमारे युवा और आगे बढ़ेंगे। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीएपी मिलेगी पुरानी दर पर, पात्र व्यक्ति किसान सरकारी योजनाओं से वंचित ना हो। धान खरीदी 23 जनवरी तक होगी, पाले से बचाएं फसल, पपीता लगाने का समय। और अब खबरें विस्तार से। नव वर्ष 2025 किसानों के लिए कई सौगात लेकर आया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को पुराने रेट में ही डीएपी मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3,850 करोड़ की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा फसल बीमा योजना को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डीएपी की 50 किलो की बोरी की कीमत 1,350 रुपये है, जिसके रेट 240 रुपये बढ़ाकर 1,590 रुपये प्रति 50 किलो बोरी करने का निर्णय लिया गया था। 1 जनवरी 2025 से डीएपी 240 रुपये प्रति बोरी तक महंगी हो रही थी, लेकिन अब किसानों को यह पुराने रेट पर ही मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट रोड में बनाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विधायक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण को लेकर जनसंवाद करें, जन कल्याण अभियान के मिल रहे परिणामों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसान सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं जानें और निराकरण के लिए तुरंत कदम उठाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों और बृहद निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 4,35,390 किसानों से 28,48,823 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिए 1,393 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। धान का उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये और धान ग्रेड ए का 2,320 रुपये है। सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी महीने में ठंड की लहर चलती है और रात का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। जब तापक्रम लगातार 5 डिग्री से कम हो जाता है तो फसलों के अंदर उपस्थित पानी जम जाता है, जिससे कोशिका भित्ति फट जाती है और तरल पदार्थ बाहर की ओर आ जाते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं। इसे ही पाला या ठंड से जलना कहते हैं। लगातार रात्रि का तापक्रम 3 डिग्री तक चला जाए
और आसमान में बादल ना आए, सुबह सुबह हवा चल जाए तब पाला पड़ता है। इससे बचाव के लिए पहले से सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से आलू, मटर, काबुली चना की फसल को बचाने के उपाय करना चाहिए। सिंचाई करने से खेत का तापक्रम 0.5 से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। पाले की संभावनाओं को देख खेत में हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी गीली रहे। पपीता वर्ष भर लगाया जा सकता है। नर्सरी प्रायः दिसंबर, जनवरी या मई, जून में डाली जाती है। फसल की अवधि 18 माह की होती है। आप पपीता अभी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जातियों का चयन करें। जातियों में पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्ट्री, पूसा नन्हा, कुर्ग, हनी ड्यू, वॉशिंगटन, पंत 1 इत्यादि लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। वहीं संकर किस्म के 100 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। 10 गुणा 1 मीटर की 8 नर्सरी से प्राप्त पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। 30 से 35 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगा सकते हैं। 45 गुणा 45 गुणा 45 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार करने से कतार से कतार दूरी 1.25 गुणा 1.25 मीटर रखी जा सकती है। प्रत्येक पौधों को 100 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दें। यूरिया की 10 ग्राम मात्रा पौधरोपण के समय, 30 ग्राम रोपाई के 30 दिन बाद, खरपतवार निकालने के बाद और 60 ग्राम फूल निकलते समय देना अधिक लाभप्रद होता है। फलों की तुड़ाई 12 से 15 माह के बीच करें, जब फलों का रंग हल्का पीला होने लगे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर इसी प्रकार कृषि संबंधित, पशुपालन संबंधित नई नई जानकारियों को आपके सामने लेके आएंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।